बहुत छोटी उम्र में माता पिता की मृत्यु हो जाने तथा उनकी एकमात्र संतान होने के कारण परमानंद अब अपने जीवन में अकेला रह गया था। वह पक्षियों और फूल वाले पेड़ों को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह एक जंगल के सीमांत पर रहने लगा। वह फल, कंदमूल तथा कुछ वृक्षों के खाद्य पत्तों को खाकर गुजारा करता था। कभी कभार ही वह चिड़ियों को मारता था। एक दिन उसने चिड़ियों के लिए एक जाल बिछाया। थोड़ी देर में उसने जाल में एक जंगली तोते को फंसा हुआ देखा। वह उसे जाल से निकालकर उसके परों को सहलाने लगा। तोते ने मनुष्य की बोली में कहा, यदि तुम मुझे नहीं मारोगे या बाजार में नहीं बेचोगे तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। परमानंद को तो तोते को बोलते हुए देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन बताओ उस सौभाग्य को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तोता बोला, मुझे राजा के पास ले चलो। परमानंद तोते के साथ राजा के पास गया। राजा ने तोते को देखकर आश्चर्य के साथ कहा, कितना सुंदर तोता है। राजा ने राजकुमारी मोती रानी को बुलाया और पूछा, रानी, क्या वह तोता तुम्हें पसंद है? राजकुमारी को वह बहुत पसंद आया। उसने राजा से कहा, हाँ पिताजी, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगी। राजा ने परमानंद से पूछा, इस पक्षी का क्या मूल्य लोगे युवक? परमानंद राजकुमारी की सुंदरता से आकर्षित होकर उसी को देख रहा था, इसलिए वह तुरंत उत्तर नहीं दे सका। तोते ने तभी बोलने का अवसर देखकर कहा, 1000 सिक्के। दरबार के सभी लोग तोते को इतनी अच्छी तरह बोलते देखकर हैरान हो गए। राजा ने तुरंत राजकोषाध्यक्ष को बुलाकर 1000 सिक्के लाने के लिए कहा। जब परमानंद 1000 सिक्के लेकर चला गया, तब राजा और राजकुमारी कुछ समय तक तोते की बातचीत सुनते रहे। फिर राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले गई। दूसरे दिन तोते के लिए एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा बनवाया गया। कुछ दिनों के बाद तोते ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, कुछ समय के लिए मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं लौट आऊंगा और आपके लिए सुंदर सा उपहार भी लाऊंगा। राजकुमारी मोती रानी ने भी स्वीकृति दे दी। तोता अपने वचन के अनुसार कुछ सप्ताहों के बाद लौट आया। उसकी चोंच में राजकुमारी के लिए एक सुंदर नीला फूल था। राजकुमारी इस उपहार को पाकर बहुत आनंदित हुई। उसने उसी समय घोषणा की कि जो भी उस फूल का एक गुच्छा लाएगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। राजा को राजकुमारी का यह निश्चय सुनकर दुख हुआ। उसने राजकुमारी को समझाया, मोती रानी, बहुत से सुंदर और बहादुर राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। जरा सोचो, यदि जंगल के किसी शिकारी को यह फूल मिल जाए और उसका एक गुच्छा तुम्हारे लिए ले आए तो क्या तुम उससे विवाह कर लोगी? यह याद रखो कि वह मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा। राजा ने देखा कि राजकुमारी अपने निश्चय से टस से मस नहीं हो रही है। राजा ने ये घोषणा करवाई कि जो राजकुमार नीले फूलों के पेड़ का पत्ता लाएगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। कुछ राजकुमारों ने दूर दूर तक जाकर बहुत खोजबीन की, लेकिन वे निराश लौटकर राजा से बोले कि यह राजकुमारी की कोरी कल्पना है। परमानंद ने भी यह घोषणा सुनी। जिस दिन उसने राजकुमारी को देखा, उस दिन से उसे राजकुमारी बहुत अच्छी लगने लगी और वह सपने देखने लगा कि एक दिन वह राजकुमारी से विवाह करेगा। आखिर उसी के तोते ने राजकुमारी को वह नायाब फूल लाकर दिया था और वह हर जंगल का चप्पा चप्पा अच्छी तरह जानता था। परमानंद अनेक दिनों तक खेतों और नदियों को पार कर पहाड़ों और जंगलों में घूमता रहा।
एक दिन जब वह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर चारों ओर नजर दौड़ा रहा था तो उसे नीचे नीले फूलों का एक पूरा जंगल दिखाई पड़ा। वह उसी की ओर नीचे उतरने लगा। नीले फूलों के उस जंगल में पहुंचने पर उसने ये जानना चाहा कि यह जंगल किस राज्य में पड़ता है और क्या उसे राजकुमारी मोती रानी के लिए यदि उसका पौधा ना सही तो कम से कम एक गुच्छा ही ले जाने दिया जाएगा। उसे एक घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। वह यह देखने के लिए कि कौन इस जंगल में आ रहा है एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह एक युवक था पर राजकुमार की तरह नहीं दिख रहा था। वह घोड़े से उतरकर पेड़ों के बीच घूमता रहा, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बहुत उदास था। परमानंद ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप बताएंगे कि यह जंगल किस राज्य के अंदर पड़ता है? यह नीले फूलों का राज्य है। तुम कौन हो और तुम्हें इधर किस लिए आना पड़ा? युवक ने सवाल किया। मेरा नाम परमानंद है। मैं यहाँ नीले फूलों की खोज में आया हूँ। लेकिन दोस्त, तुम कुछ दुखी लग रहे हो। क्या कारण है? मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। युवक ने कहना शुरू किया। राजा की एक सुंदर बेटी थी। उसमें एक विशेषता थी। वह जब भी आती तो पक्षी गाने लगते। वह जैसे ही कलियों को छूती वे खिल जाती। मेरे पिता राजा के मंत्री थे। बचपन में राजकुमारी नीलमणि और मैं एक साथ खेला करते थे। बड़े होने पर हम दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन राजा राजकुमारी का विवाह एक धनी व्यापारी से करना चाहते थे। राजकुमारी ने राजा से कहा कि वह मेरे अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेगी। राजा उससे बहुत क्रोधित हो गए। उसी समय दरबार में एक जादूगर आया। उसने राजकुमारी को सुनहले रंग में बदलने के बहाने उसके चारों ओर आग लगा दी। आग की लपटों की रोशनी में राजकुमारी को एक सुनहले नाखून में बदल दिया गया। यदि नाखून को आग में गर्म करोगे तो तुम्हारी बेटी पुनर्जीवित हो जाएगी। जादूगर ये कहकर चला गया। परमानंद ने युवक से पूछा, सुनहले नाखून का क्या हुआ? वह बोला, राजा राजकुमारी पर इतना क्रोधित था कि उसने नाखून को इस जंगल के किसी एक पेड़ के तने में गाड़ दिया। यह बात मुझे महल में उसी की एक सहेली से मालूम हुई। बहुत दिन बीत गए। मैं प्रतिदिन उस नाखून की तलाश में यहाँ आता हूँ, किंतु व्यर्थ। मैं उस नाखून का अभी तक कुछ पता नहीं कर पाया। मुझे यह भी मालूम हुआ कि अब राजा अपनी करनी पर पछता रहे हैं। यदि मैं नाखून को फिर से पा सकूं, तो उसे राजा को दे दूंगा। राजकुमारी पुनर्जीवित हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि वह तब हम दोनों के विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। युवक ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। परमानंद ने कहा, मैं उस वृक्ष और नाखून की खोज करने में तुम्हारी मदद करूंगा। परंतु कैसे? मैंने किसी पेड़ को नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी तक मुझे नाखून नहीं मिला। युवक ने निराश होते हुए कहा। परमानंद ने उसे सलाह दी, हम लोग रात को यहाँ आएंगे। यह विचार अच्छा है। मेरे मन में यह बात कभी नहीं आई। चलो अभी मेरे साथ। युवक मुस्कुराते हुए बोला। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। युवक परमानंद को अपने घर ले गया, जो मंत्री का निवास स्थान था। रात को वे फिर जंगल लौट आए। युवक ने अपने साथ एक चाकू रख लिया। दोनों ने सावधानी से एक एक पेड़ की जांच की। अचानक परमानंद खुशी से उछल पड़ा। दोस्त, यह देखो, चांदनी के प्रकाश में यहाँ कुछ चमक रहा है। यह नाखून ही होगा। मंत्री के बेटे ने चाकू से उसे कुरेदा। नाखून साफ दिखाई देने लगा। उसने तने को खोदकर नाखून को निकाल लिया। वह सुनहला नाखून सही सलामत था। चलो चलें, कल सवेरे ही राजा से मिलकर उसे
ये नाखून दे देंगे। परमानंद ने प्रसन्न होकर कहा। परमानंद रात को युवक के साथ ठहर गया। दूसरे दिन सवेरे दोनों राजमहल में जाकर राजा से मिले। सुनहले नाखून को देखकर राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। मंत्री के बेटे ने राजा को परमानंद का परिचय देते हुए कहा कि इस दोस्त की मदद के बिना मैं इस नाखून को वापस नहीं ला पाता। राजा ने अग्नि तैयार करने का आदेश दिया। बड़ी आशा और उत्साह के साथ राजा ने स्वयं उस नाखून को लपटों में डाल दिया, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। लपटें धीरे धीरे शांत हो गई। अब केवल राख का ढेर रह गया। लेकिन तभी अचानक एक सुनहली आकृति प्रकट हुई। यह राजकुमारी नीलमणि थी। राजा ने तुरंत मंत्री के बेटे के साथ नीलमणि के विवाह की घोषणा कर दी। राजा ने परमानंद की ओर मुड़कर पूछा, मैं तुमको क्या इनाम दूं, मेरे मित्र? तब परमानंद ने अपनी समस्या प्रकट करते हुए कहा कि कैसे वे नीले फूलों की खोज में वे उस जंगल तक पहुंच गया जहां उसकी भेंट मंत्री के बेटे से हो गई। एक गुच्छा ही क्यों, तुम नीले फूलों का एक पौधा ले जाओ और अपने राज्य के राज उद्यान में रोप दो। राजकुमारी अति प्रसन्न होगी और खुशी से तुम्हें अपना वर स्वीकार कर लेगी। राजा ने कहा। परमानंद को नीले फूलों के पौधे तथा सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया गया। वे अपने राज्य के राजा और राजकुमारी मोती रानी से मिला तथा उसने उन्हें नीले फूलों का पौधा उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा ने तुरंत उस पौधे को राज उद्यान में लगवा दिया और परमानंद के साथ राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर दी। और राजा ने तुरंत ही राजकुमारी का विवाह परमानंद के साथ किया, जिसके बाद परमानंद राजकुमारी के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। पुराने जमाने में काम्बोज राज्य पर कुमार वर्मा नाम के राजा शासन करते थे। उनका विश्वास था कि समस्त विद्याओं में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है और शासन के कार्यों में वह सफल व्यक्ति हैं। एक बार रानी कौशल्या ने अपने पति कुमार वर्मा से मजाक में कहा कि पैतृक रूप से राजा बनने में कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर राज्य का संचालन करना ही बड़ी बात है। रानी ने ये बातें परिहास पूर्वक कही थी, पर राजा कुमार वर्मा पर इन बातों का गहरा असर पड़ा। राजा ने सोचा कि अपने बड़प्पन को रानी के सामने साबित करना होगा। इसके लिए उन्होंने अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का प्रबंध किया। उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए देश के अनेक प्रांतों से उत्साही युवक आ पहुँचे। उन विद्याओं में कुशल व्यक्तियों ने निर्णायकों का कार्य किया। प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब केवल पुरस्कार वितरण का कार्य शेष रह गया था। राजा कुमार वर्मा ने खड्ग विद्या में प्रथम आए रामराज नाम के व्यक्ति को देखकर कहा, यह साबित हो गया है कि इससे बढ़कर खड्ग विद्या प्रवीण हमारे देश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सभी दरबारियों ने स्वीकृति दी। इस बात का निर्णय मुझे करना होगा। इन शब्दों के साथ राजा अपने हाथ में खड्ग लेकर रामराज के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। इस पर सभी लोग विस्मय में आ गए। रामराज तथा कुमार वर्मा के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। अंत में रामराज ने कुमार वर्मा के हाथ से खड्ग को उड़ा दिया। कुमार वर्मा के चेहरे पर मानो खून उतर आया हो। इसी वक्त निर्णायकों ने घोषणा की कि रामराज ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। उन लोगों ने रामराज के कानों में गुप्त रूप से कुछ कहा। रामराज ने कुमार वर्मा के निकट पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपके अद्भुत कौशल के सामने ना ठहरने की स्थिति में मैंने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए
फिर एक बार युद्ध करने का मौका दीजिए। महाराज पराजित होकर क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने झट से रामराज को अनुमति दे दी। इस बार कुमार वर्मा ने रामराज के खड्ग को आसानी से उड़ा दिया। पुरस्कार राजा को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार साहित्य गोष्ठी में सबको पराजित करने वाले वैद्यनाथ को राजा ने ललकारा। दोनों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी निर्णायकों ने ये घोषणा करके पुरस्कार राजा को दिया कि वैद्यनाथ ने व्याकरण की अनेक गलतियां की हैं। इस तरह से सभी क्षेत्रों के पुरस्कार राजा ने जीत लिए। इस प्रकार एक वर्ष नहीं, लगातार 5 साल कुमार वर्मा ने प्रतियोगिताओं में स्वयं सभी पुरस्कार प्राप्त किए। यह बात उसने रानी को बताई, पर रानी मुस्कुराकर चुप रह गई। उन्हीं दिनों कुमार वर्मा को एक भयंकर समाचार प्राप्त हुआ। मंत्री भैरव अनेक दिनों से राज्य को हड़पने का षड्यंत्र कर रहा है। उसकी योजना लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी क्षण भैरव गद्दी पर बैठ सकता है। यह समाचार मिलते ही राजा कुमार वर्मा अपनी पत्नी कौशल्या के साथ गुप्त रूप से वेश बदलकर राजधानी से भाग निकला। अब राजा एक साधारण मानव था। राजा कुमार वर्मा तथा रानी कौशल्या अपने राज्य के किसी कोने में स्थित एक छोटे से गांव में पहुँचे। अपने नाम बदलकर गरीबों की तरह मेहनत करके अपने दिन बिताने लगे। जनता के बीच अपने दिन काटते हुए कुमार वर्मा ने उनकी जरूरतों को समझा और उनके दुख सुख का अनुभव करते हुए यह समझ लिया कि उसका शासन जनता के लिए हितकारी ना रहा था। उस वर्ष भी राजा कुमार वर्मा को ये खबर मिली कि पहले की तरह ही इस साल भी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। वे बहुत प्रसन्न हुआ, मगर उन प्रतियोगिताओं को लेकर युवकों में किसी भी प्रकार का उत्साह न देख वे आश्चर्य में आ गया। उसने कई लोगों से इसका कारण पूछा। सबने कहा, इन प्रतियोगिताओं का मतलब ही क्या रहा, सारे पुरस्कार राजा को ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी हालत में हम क्यों अपना समय व्यर्थ करके उनमें भाग लें। राजा कुमार वर्मा यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि जनता ने उसकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस समय का राजा भैरव राजतंत्र को छोड़ और किसी विद्या में सामर्थ्य नहीं रखता था। इस कारण कुमार वर्मा यह सोचकर राजधानी की ओर चल पड़ा कि वह उन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुमार वर्मा विजयी हुआ। सभी क्षेत्रों में विजय हुए व्यक्तियों को अंत में राजा भैरव ने अंतिम प्रतियोगिता के लिए ललकारा। उसके तथा कुमार वर्मा के बीच में खड्ग युद्ध हुआ। कुमार वर्मा ने कुछ ही क्षणों में भैरव को बेहथियार कर दिया। तुरंत निर्णायकों ने बताया कि कुमार वर्मा ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद उन लोगों ने कुमार वर्मा को अलग से ले जाकर समझाया, पगले, तुम एक व्यक्ति के साथ स्पर्धा नहीं, एक बड़े पद के साथ स्पर्धा कर रहे हो। तुम्हें भैरव के हाथों नहीं, सिंहासन के समक्ष हारना था। तुम राजा से क्षमा मांग लो और एक और मौका मांगकर उनके हाथों से हार जाओ, वरना तुम खतरों में फंस जाओगे। लाचार होकर कुमार वर्मा ने भैरव को विजय होने दिया। तब जाकर कुमार वर्मा की समझ में यह बात आई कि उसके राजपद पर रहते कैसे वह सभी पुरस्कार प्राप्त कर पाया। जब कुमार वर्मा गांव को लौट आया तब कुछ लोगों ने उसे टोका, क्या हुआ, राजा भैरव ही जीत गए ना, इसके वास्ते तुम नाहक राजधानी में गए ही क्यों? अगर तुम पुरस्कार पाना चाहते हो तो तुम्हें राजा बनना होगा। उधर भैरव के शासन में जनता का शोषण
बढ़ता जा रहा था। इसे भांपकर कुमार वर्मा देशाटन पर निकल पड़े। उन्होंने साहसी युवकों को अपने दल में मिला लिया और गुप्त रूप से एक सेना तैयार की। उस सेना के नायक के पद के लिए प्रतियोगिताएं चलाई गई। उन प्रतियोगिताओं में कुमार वर्मा विजयी हुआ और वह सेनापति चुना गया। इसके बाद कुमार वर्मा ने फिर से अपना राज्य पाने के लिए एक अच्छी योजना बनाई। दूसरे साल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कुमार वर्मा अपनी सेना के साथ चल पड़ा और उस साल भी हर साल की तरह सभी प्रतियोगिताओं में वे विजय हुआ। इसके बाद भैरव ने कुमार वर्मा को खड़ग युद्ध के लिए ललकारा। कुमार वर्मा ने बड़ी आसानी के साथ भैरव के हाथ से खड़ग को उड़ा दिया और अपनी तलवार को भैरव की छाती पर टिकाकर जनता से कहा, इस दुष्ट ने मेरा वध करना चाहा, मगर अपने विश्वास पात्रों के द्वारा चेतावनी देने पर मैं बच निकला। मैं एक जमाने का आप लोगों का राजा कुमार वर्मा हूँ। यह भैरव अगर जनता पर अच्छा शासन करता तो मैं इसके काम में दखल ना देता। मैं जनता के कल्याण के वास्ते आगे आया हूँ। तुम लोग मुझे फिर से राजा के रूप में स्वीकार करोगे या मुझे इस गद्दी के वास्ते युद्ध करना होगा। फिर कुमार वर्मा ने अपनी नकली पोशाकें हटा दी। दरबारियों ने कुमार वर्मा को पहचाना और उनका जय जयकार किया। बिना खून खराबे के राज्य कुमार वर्मा के हाथों में आ गया। इस बार रानी कौशल्या ने अपने पति से पूछा, यदि आपने पहले ही अपनी सेना को बता दिया होता कि आप ही कुमार वर्मा हैं, तो आप कब के राजा बन चुके होते। रानी कौशल्या, मैंने इस बार राज्य को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया है। यदि अपनी सेना को पहले ही बता देता तो अपने बल से राज्य पाने का मौका ना मिलता और ना ही इसे प्रमाणित करने का अवसर। अब अपनी शक्ति पर मुझे विश्वास है, इसलिए प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेने की जरूरत नहीं है, राजा ने कहा। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया। इस कारण राज्य की तरफ से चलाई जाने वाली प्रतियोगिताओं ने वास्तविक सामर्थ्य रखने वाले युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया और इस तरह से राजा कुमार वर्मा ने रानी कौशल्या को अपना सामर्थ्य साबित किया। अब राजा कुमार वर्मा अपने राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे थे और प्रजा भी उनके राज्य में बहुत खुश थी। धन्यवाद। एक चोर था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल इंसान थी। वह चोर को कहती थी कि चोरी का धंधा छोड़ दो। चोर कहता था, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलेगा मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा बेटा होता तो मैं उसे पढ़ाता लिखाता। चोर की पत्नी हमेशा बेटे की चाह रखती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उसने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। एक बार एक साधु बाबा जी ने उसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा तो मिलेगा, वह तुम्हारी कोख से उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि कोई बेटा इस घर में आ जाएगा। उस बच्चे को तुम पालना, वह बेटा तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। चोर की पत्नी सोचा करती थी कि मेरा पति तो कभी चोरी से बाज नहीं आएगा। हे भगवान, उससे चोरी का धंधा छुड़वा दो। मगर उसका पति कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन चोर चोरी करने गया था। उसे कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ।
रास्ते में जाते हुए एक गडरिये पर उसकी नजर पड़ी। वह अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। गडरिये को उसने कुछ रखते हुए देख लिया। वह दूर था। उसने सोचा जो कुछ भी उसके पास होगा वह उसे चुरा कर ले जाएगा। गडरिया जहाँ भी जाता था अपने बेटे को साथ ले जाता था, क्योंकि गडरिये की पत्नी बेटे को जन्म देकर मर गई थी। बच्चा सो चुका था। गडरिये को बहुत प्यास लगी हुई थी। उसने कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को ढककर एक झाड़ी में छुपा दिया। वह अपने आप से कहने लगा, मैं जल्दी से जाकर पानी पीकर आता हूँ। उसने देखा, उसे सामने ही पानी का नल दिखाई दिया। उसने लूसी को वहाँ खड़ा कर दिया। लूसी मेमने का छोटा सा बच्चा था। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। लूसी उस बच्चे को देखने लगी और वह उसके पास ही खड़ी रही। लूसी उसकी रखवाली कर रही थी। गडरिया दौड़ता दौड़ता नल के पास पहुंच गया। चोर गडरिये से पहले वहां पहुंच गया। उसने सोचा इस कपड़े में बहुत सारे रुपए होंगे। उसने चुपचाप उस कपड़े से लिपटे हुए बच्चे को अपनी टोकरी में डाला और उसको लेकर उसने चुपचाप चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने उसे रोककर कहा, मुझे दूसरे कस्बे में जाना है, क्या मुझे ले चलोगे? चोर ने अपनी टोकरी को उस बैलगाड़ी में रख दिया और बैलगाड़ी वाले से कहा, मुझे दूसरे रास्ते से ले चल। मेमने की बच्ची लूसी भी चुपके से उस बैलगाड़ी में बैठ गई। गडरिया जब वहां पहुंचा जहां उसने अपने बच्चे को रखा था तो वह हैरान रह गया। वहां उसने अपने बच्चे को नहीं पाया तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि वह पैदल रास्ते से चल रहा था। बैलगाड़ी तो सड़क से चली जा चुकी थी। जैसे ही बैलगाड़ी से चोर उतरने लगा, उसने टोकरी को उठाया। तब लूसी चिल्लाई। उसने चोर का पीछा किया। लूसी घर तक चोर के साथ आ गई। लूसी भी उस चोर के घर के आंगन में छिप गई। उस बच्चे को लाकर उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भगवान ने आज तुम्हारी पुकार सुन ली है। उसकी पत्नी भी बेटा पाकर बहुत खुश हुई। वह बोली, तुम इस बच्चे को कहाँ से लाए? वह बोला, भाग्यवान, मैं चोरी करने के लिए जैसे ही गया, मैंने कपड़े में लिपटी हुई इस गठरी को एक आदमी को झाड़ी के पीछे छिपाते देखा। मैंने सोचा वह पानी पीने गया है। उसके रुपयों से भरी हुई थैली को क्यों ना मैं चुरा लूं। जैसे ही रास्ते में मैं उतरने लगा तो वह बच्चा रोने लगा। तब मुझे पता चला कि वह बच्चा है। मैं उस बच्चे को हर कहीं छोड़ने लगा था, परंतु फिर मुझे तेरा ध्यान आया। तो बच्चे के बिना अपने आप को कोसती रहती है। आज से ये तेरा बेटा होगा। हम इसका नाम रखेंगे गोपाल। हो सकता है जब ये बेटा बड़ा होकर कमाने लगे तो मैं चोरी करना छोड़ दूं। वह बच्चा रोने लग गया। वह चुप ही नहीं हो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को पालने में रख दिया। चोर की पत्नी ने पहले ही एक पालना घर में रखा हुआ था, यह सोचकर कि शायद किसी न किसी दिन उसके बेटा या बेटी होगी तो वह उसे उस पालने में रखेगी। परंतु आज तक उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आज एक छोटे से बच्चे के रुदन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को पालने में रखा, परंतु फिर भी वह रोती रही। वह रसोई में गई और उसके लिए दूध गर्म करके ले आई। उसने देखा बच्चा चुप हो गया था। बच्चे को लूसी चाट रही थी। लूसी भी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा भी हंस रहा था। चोर की पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने चोर को बताया कि यह मेमने की बच्ची उस बच्चे को चाट रही थी। चोर बोला, शायद मेमने की बच्ची इस बच्चे को पहले से पहचानती हो। मैंने उसे जिस जगह से उठाया था वह भी वहीं टहल रही थी।
लेकिन वह एक छोटा सा मेमने का बच्चा ही था। चोर की पत्नी समझ चुकी थी कि यह मेमना उसके परिवार का ही है। उसने लूसी को भी अपने घर रख लिया। कई सालों बाद चोर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा गोपाल अब बड़ा हो चुका था। वह भी अपने पिता की तरह अब चोरी करता था। चोरी करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन वह चोरी करने गया हुआ था। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक घर दिखाई दिया। उसमें वह घुस गया। वहाँ पर अंदर जाकर चारों तरफ चोरी करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपए दिखे। उसने चुपचाप रुपए उठाए और वहाँ से जाने लगा। उसका पैर एक बिस्तर से टकराया। गडरिया उठ गया। उसने उस नवयुवक को पकड़ लिया। बोला, मैंने चोरी करते हुए तुम्हें देख लिया था। जल्दी से जल्दी इन रुपयों को वहीं रख दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोपाल तेजी से भागा। वह बहुत तेज भाग रहा था। गडरिये ने उसको पकड़ लिया। गडरिया चोर के हाथ पांव बांधकर उसे राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मेरे घर चोरी की है। इसने मेरे 5,000 रुपए चुरा लिए हैं। ना जाने कितने दिनों से मैं रुपए इकट्ठे कर रहा था ताकि मुसीबत के समय मेरे काम आ सके। मैंने एक छोटी सी टोकरी में इन रुपयों को रखा था और इस चोर ने आकर मेरे सारे रुपए चुरा लिए। आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। राजा ने अपने मंत्रियों से अच्छे ढंग से छानबीन करवाई। तब उसने पाया कि उस चोर ने सचमुच ही रुपए चुराए थे। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस चोर के घर का पता लगाओ। इसके घर में कौन कौन रहता है। मंत्रियों ने चोर के घर जाकर देखा। वहाँ पर चोर की माँ थी और कोई नहीं था। चोर की माँ को मंत्री ने कहा, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। उसको राजा ने अपने महल में कैद कर लिया है। गोपाल की माँ यह सुनकर रोने लगी और बोली, कृपया करके मेरे बेटे को छोड़ दो। वे मंत्री के पीछे पीछे आ गई। राजा ने गोपाल को कैद कर लिया था। गोपाल रोते हुए माँ से बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। राजा ने चोर को फांसी की सजा सुना दी। राजा झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करता था। गडरिये ने कहा, ठीक है, इसे सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजा ने गोपाल को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। चोर बोला, जब तक मेरे दोस्त मेमने को मेरे सामने नहीं लाओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहले मुझे मेरे दोस्त से मिलने दो, फिर मुझे मार देना। गोपाल की माँ राजा से फरियाद कर रही थी कि इसे छोड़ दो। गोपाल की माँ मेमने के बच्चे को महल में ले आई। मेमने को देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ और वह उसे गले लगाकर बोला, मुझे लगता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया है। और वह उसे चारा खिलाने लगा। वह मेमने के गले लगकर रोने लगा और बोलने लगा, मैंने जन्म से लेकर आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दिया है और मेरे दोस्त, मुझे तुम बहुत प्यारे हो। मेरी दोस्त, अब तुम चली जाओ। अब आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजा भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह गया। राजा की आंखों से भी आंसू झरझर बह रहे थे। राजा बोला, एक शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अगर गडरिया उसे माफ कर दे। गडरिये को वहाँ बुलाया गया। गडरिया बोला, मैं चोरी करने वाले को कभी माफ नहीं करूँगा। फांसी की सजा देने वाले भाट उसे फांसी देने के लिए ले गए। फांसी होने ही वाली थी कि तभी लूसी वहाँ पर पहुँच गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर गडरिया हैरान रह गया। वह लूसी को पहचान गया। उसने लूसी को गले लगाया। चोर की माँ गडरिये को कह रही थी कि कृपया करके मेरे बेटे को बचा लो,
मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह बोला, ये बेटा आपका है? वह बोली, नहीं, मेरे पति ने मेमने के बच्चे को और इस बच्चे गोपाल को मेरे हवाले किया था। गडरिया फांसी के स्थान पर आकर बोला, इस चोर को माफ कर दो, कृपया करके इसको फांसी मत लगाओ। राजा ने गोपाल को छोड़ दिया। गडरिये ने गोपाल को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे खोए हुए बेटे हो। ये हमारी लूसी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम और लूसी मुझे दोबारा वापस मिल गए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। गोपाल ने कहा, मैं तो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा अपनी माँ के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। गडरिये ने कहा, तुम मेरे साथ अपनी माँ को लेकर रह सकते हो। गोपाल अपनी माँ को लेकर घर वापस आ चुका था। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।